चलिए भाई, सेट नंबर 68 की आज प्रैक्टिस करेंगे हम भारतीय इतिहास पर। और इतिहास के 67 सेट ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं। मॉडर्न हिस्ट्री तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आधुनिक भारत में राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक जो है ये हमारे अभी इसमें चल रहा है। ठीक है, तो सेट नंबर 68 के जो क्वेश्चंस हैं ये वास्तव में जब असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया उसके बाद फिर असहयोग आंदोलन के बाद किस प्रकार से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में परिवर्तन हुआ उससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर आएंगे। चलो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सामने है आपके। देखिए इस प्रश्न को अच्छे से, और जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वे पीछे जाकर के बाकी सेट जरूर देख लें, प्रैक्टिस कर लें, एग्जाम बहुत नजदीक है। और ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो सेलेक्ट किए गए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, यकीन मानिए ये वो क्वेश्चन हैं जो कि बार बार और हर बार पूछे जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन की भाषा बदल सकती है, उसके पूछने के तरीके में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन मैटर यही रहेगा। तो अगर आप इन सेट्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, बार बार इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है वो है इनकी व्याख्या। ठीक है, तो इस व्याख्या को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि एक प्रश्न सुनने के या पढ़ने के बाद आपके 3 प्रश्न और नए तैयार हो गए, उनके उत्तर आपको पता चल गए। इसलिए हमने आपसे कहा कि अगर आप नए जुड़े हैं या काफी दिनों से आपने पीछे प्रैक्टिस नहीं किया है तो उसको जरूर देख लें, जिससे कि इन प्रश्नों के उत्तर आपको पता हो, क्योंकि इनमें से कई प्रश्नों की व्याख्या पहले ही कर दी गई होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हमारी स्क्रीन पर है। स्वराज पार्टी को स्थापित किया था। क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी को स्थापित किया था। स्वराज पार्टी बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टी थी, और महत्वपूर्ण इसलिए कि यह भारत की पहली राजनीतिक पार्टी थी, भारत में गठित होने वाली प्रथम राजनीतिक पार्टी जिसने चुनाव लड़ा। देखो, कांग्रेस की स्थापना इससे पहले हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई है? 1923 में हुई है। ठीक है, 1922 में जब असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया गया, ये वो समय था जब भारत का राष्ट्रीय आंदोलन चरम पर था, और इस आंदोलन को दिशा देने के की आवश्यकता थी। तो कांग्रेस में दो मत निकल के आए। जो कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत का पहला बड़ा राजनीतिक दल था, लेकिन यह चुनाव लड़ने वाला दल नहीं था। यह केवल भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसको संगठित करने का काम करता था। तो जब 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, तो कांग्रेस में दो मत निकल के आए, क्योंकि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, और इस समय तक गांधी जी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर चुके थे, नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर चुके थे। उन्होंने देश के लगभग हर एक वर्ग के व्यक्ति को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया। आप जानते हैं, असहयोग आंदोलन भारत का पहला जन आंदोलन था, और जन आंदोलन इस उसे कहा जाता है जिसमें सभी वर्ग के लोग शामिल होते हैं। लेकिन यह आंदोलन जब अपने चरम पर था, तब गांधी जी ने इसे वापस ले लिया, क्योंकि इसमें हिंसा हो गई थी चौरी चौरा की। अब ऐसी स्थिति में जो एक जन समुदाय था वो एक प्रकार से दिशाहीन हो गया। तो ऐसे में कांग्रेस में दो मत निकल के आए, एक मत जो कि परिवर्तनवादी था और दूसरा मत अपरिवर्तनवादी था। परिवर्तनवादी चाहते थे कि अब हम अपनी नीतियों में परिवर्तन करेंगे, और इन परिवर्तित नीतियों के माध्यम से अब हम चुनाव लड़ेंगे, पार्टी बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, और असेंबली के अंदर जाकर के अब हम ब्रिटिश सरकार का असहयोग करेंगे, उनका विरोध करेंगे। ठीक है, लेकिन जो दूसरा मत था, दूसरा दल था कांग्रेस का, वो है अपरिवर्तनवादी। ये अपरिवर्तनवादी लोग गांधी की पुरानी नीतियों को ही आगे बढ़ाना चाहते थे, और असेंबली यानी कि चुनाव का विरोध करते थे। तो इसी कांग्रेस का जो एक दल था जिसे हमने परिवर्तनवादी कहा, उन्हीं परिवर्तनवादी नेताओं ने अपना एक समूह बना करके 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की और चुनाव लड़ा। तो हम कह सकते हैं कि स्वराज पार्टी भारत की पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी थी जो चुनाव लड़ी और जीती भी। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न पूछा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, इसके लिए 4 ऑप्शन है हमारे पास। इनको पढ़िए अच्छे से, और आपको क्या लगता है आंसर दीजिए। ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें आप बीजी तिलक भी कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक तथा महात्मा गांधी। ठीक है,
सेकंड है बी, ऑप्शन बी, बिपिन चंद्रपाल एवं लाला लाजपत राय ने। सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। और ऑप्शन डी, सरदार पटेल एवं राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आर दास, जिन्हें हम चितरंजन दास भी कहते हैं। सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इस स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर है ये। ठीक है, समय हमने बता ही दिया, 1923 में की थी। उद्देश्य आपको बता दिया, उद्देश्य क्या था? चुनाव लड़ना और चुनाव के माध्यम से काउंसिल्स में प्रवेश करना और ब्रिटिश सरकार के कार्य में अवरोध करना, यानी कि काउंसिल्स के अंदर जाकर, विधानसभा में जाकर के अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना। साथ ही साथ 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, उनके प्रावधानों का विरोध करना। इन उद्देश्यों के लिए सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। देखो, पीछे भी हमने कई बार आपको बताया है, प्रश्न हल करने का मतलब ये नहीं होता कि हम केवल उत्तर देखें और आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बड़ा जो मोटिव होता है वो ये कि इसकी व्यापक व्याख्या को हम समझें, जिसके माध्यम से हमारे सिलेबस का एक तरह से रिवीजन भी हो जाए और हमारे जो प्रश्न हैं उनकी व्यापक जानकारी व्याख्या के माध्यम से मिले, ताकि उनसे संबंधित जो नए प्रश्न हमारे सामने आए उनके आंसर हमको आने चाहिए। इसलिए यहाँ पर एक व्यापक व्याख्या के साथ आपको अध्ययन कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारे सामने। भारत में स्वराज पार्टी, ये भी स्वराज पार्टी से है प्रश्न। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी। सबसे पहला काम क्या होता है? हमारे सामने जब क्वेश्चन आता है, हम क्वेश्चन की भाषा को अच्छे से समझने के लिए बार बार उसको पढ़ते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि पूछा क्या जा रहा है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि जो स्वराज पार्टी है, इसकी जो स्थापना हुई थी, उनके क्या-क्या कारण थे, यानी कि कौन-कौन से उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। समझ में आ गया? और ये इस प्रकार के प्रश्नों में ना, कूट वाले प्रश्नों में सबसे पहले मुख्य क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर यहाँ उपरोक्त कथनों में से, ये जो 4 कथन हैं, उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन-कौन से कथन सही हैं, है ना? क्योंकि कई बार क्या पूछा जाता है, कौन-कौन से कथन सही नहीं है। अगर आपने सीधे इसको देखा और सीधे आप कूट पर चले गए, तो हो सकता है आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये वाला पोर्शन बहुत जरूरी है जानना। तो हमें क्या बताना है कि जो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, उसकी स्थापना में जो उद्देश्य थे, इन चारों में से कौन-कौन से उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो इनके पॉइंट देख लेते हैं, ऑप्शंस। पहला है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना। दूसरा है काउंसिल में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देना। किसे? ब्रिटिश को काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना या विरोध करना। तीसरा है ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन करना, है ना? और चौथा है भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। देखो, अभी पीछे जो व्याख्या हुई ना, पहले प्रश्न की व्याख्या में इस दूसरे प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है। अभी हमने जाना कि असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद ही जो राष्ट्रीय आंदोलन है वह दूसरी दिशा में मुड़ गया था। तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा है 1919 के भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों का विरोध करना, ये भी सही है। लेकिन ब्रिटिश सरकारों द्वारा दमन करना, इसकी कहीं बात नहीं थी। और ना ही भारतीय इस प्रकार का कोई अनुभव प्राप्त करना चाहते थे प्रशासन का। तो इसमें केवल पहला और दूसरा सही होगा। आंसर हमको मिल गया है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। 1 और 2 सही हैं। बहुत ही इत्मीनान के साथ पढ़ेंगे और सही उत्तर सेलेक्ट करेंगे। जब आप पूरी तरह से श्योर हो जाए, तभी एमसीक्यू में आप उसको सॉल्व करेंगे और उसके गोले भरेंगे। अदरवाइज क्या हो जाता है ना, जल्दी जल्दी बस समझ में आया, गोले भर दिए, बाद में फिर उसको आप इरेज करते हैं, उसमें व्हाइटनर का यूज करते हैं। ये सारी गतिविधियां गलत हैं। याद रखना, जहां जहां आपने व्हाइटनर का यूज किया होता है अपनी आंसर शीट में, या उसको ब्लेड से कुरेदने की कोशिश करती है, कंप्यूटर इसको नहीं लेता और वो आपका गलत माना जाता है, उसकी काउंटिंग नहीं की जाती। इसलिए जब आप पूरी तरह से श्योर हो जाएं, तभी आंसर को फिल करें। और जरूरी है कि उससे पहले, आंसर फिल करने से पहले, आप अपनी क्वेश्चन सीट में ही उसको टिक कर लें
और एक बार श्योर होकर के ही उसको भरें। ये छोटी छोटी चीजें आप करके जो तमाम जो गलतियां होती हैं उनसे बच सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ चुका है। निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निम्न में से किसने स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था? इनमें से ये जो 4 नाम हैं, इन 4 नामों में से कोई एक ऐसा है जिसने स्वराज पार्टी की स्थापना के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर मैंने बताया था, कांग्रेस के अंदर 2 मत निकल के आए थे, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी। तो जो अपरिवर्तनवादी थे वे स्वराज पार्टी के गठन का समर्थन नहीं करते थे, इसलिए जिन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया उन्हें यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, तो इनमें से वो नाम कौन सा है ये आपको बताना है। ए सी आर दास, बी मोतीलाल नेहरू, सी विठल भाई पटेल और डी फिरोज शाह मेहता। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, किसने ऐसा किया? तो आप आंसर समझ गए होंगे, गैस कर चुके होंगे, सी आर दास ने। तो सी आर दास ने ये कब किया और कौन सा वो सम्मेलन था जिसके वो अध्यक्ष थे कांग्रेस के? जी हाँ, इसको जान लीजिए, ये था 1922 का गया अधिवेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हर एक प्रश्न की व्याख्या में नए प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो 1922 में जो गया अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन होते थे ना, तो 1922 का जो गया अधिवेशन था, गया कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है, 1922 के इस गया अधिवेशन के की अध्यक्षता किसने की थी? सी आर दास ने। किसने की थी? सी आर दास ने की थी इसकी अध्यक्षता। तो सी आर दास ने जब इसकी अध्यक्षता की और जाहिर सी बात है फिर इनको स्वराज पार्टी का जब गठन इन्होंने किया तो अपने इस अध्यक्ष पद से इनको इस्तीफा देना पड़ा, त्याग पत्र देना पड़ा। और उसके बाद ही इन्होंने क्या किया है? इसके बाद ही इन्होंने फिर स्वराज पार्टी का गठन किया, चुनाव लड़ा और असेंबली में प्रवेश किया। ठीक है, आंसर मिल गया आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न से पहले एक बेहद महत्वपूर्ण ये आपके लिए सूचना है, और ये उन बच्चों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो कि 24 जून को होने वाले पीजीटी एग्जाम और टीजीटी को जो पोस्टपोन कर दिया गया है उसकी जो भी डेट आएगी उसको ध्यान में रख करके ये 65 डेज का रिवीजन बैच तैयार किया गया है इतिहास के बच्चों के लिए जो टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। और इस 65 लेक्चर में ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे मैटर को लिया गया है। क्वेश्चंस तो मॉक टेस्ट है ही, इसमें जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर के साथ साथ जो पीडीएफ का नोट्स है, जो जो उसमें पूरा प्रिंटेड नोट्स है, उस पर डिस्कस किया गया है। डेली क्लास इसमें है और ये 65 लेक्चर है जिसमें आपको पूरा सिलेबस रिवीजन कराया जा रहा है। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं मात्र 499 इसकी बहुत ही मिनिमल इसका प्राइस रखा गया है ताकि सभी बच्चे इसको अफोर्ड कर सकें। दूर दराज के वो सभी बच्चे और ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत पहले ही अपनी तैयारी कर रखी है लेकिन अब एग्जाम की डेट बार बार चेंज हो जाने की वजह से उनका रिवीजन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, कोई डायरेक्शन उनको नहीं मिल रहा है, इतने बड़े सिलेबस को मैं क्या छोड़ें क्या पढ़ें, उनके लिए बहुत अच्छा डायरेक्शन है। और पूरा इसमें ऐप के माध्यम से आपको पढ़ाया गया है, तो आप इसको परचेज कर लीजिए। सारे के सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, उनको आप रिवाइज कर लीजिए। हर एक टॉपिक के बेहद महत्वपूर्ण फैक्ट को पढ़ाने के साथ साथ ग्राफिक्स के जरिए पढ़ाया गया है। इसके अलावा उनके मॉक टेस्ट भी उसमें पड़े हुए हैं जिनको आप करके अपनी तैयारी को देख सकते हैं। तो एक कंप्लीट इसमें पूरा पैकेज है जो आपके लिए तैयार किया गया है। इनको फटाफट खरीद लीजिए, पढ़िए, बार बार पढ़िए। और ये 2 साल के लिए वैलिड रहेंगे। ये पूरा कोर्स जो है ये 2 साल तक आपके पास रहने वाला है, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। फटाफट कांटेक्ट करिए, जो नंबर है इंक्वायरी नंबर पर कांटेक्ट करिए, या साकेत सिविल सर्विसेज के नाम से जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए और ये कोर्स परचेज कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं था? देखो, आपने देखा होगा पिछले जो बच्चे रेगुलर जुड़े हुए हैं हमारे से, वो जानते हैं कि हम क्वेश्चन में ये वाले पोर्शन के बाद सीधे यहाँ पर आ जाते हैं। रीजन आप समझ ही गए होंगे। जैसे प्रश्न ये भी बनता है, इनमें से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित है और कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है। ये हम ऐसा करते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि जो हमारा एक्सपीरियंस है, बच्चे जब दिखाते हैं क्वेश्चन करने के एग्जाम होने के बाद, तो ज्यादातर क्वेश्चन उनके ह्यूमन एरर की वजह से गलत हो जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी में यह ध्यान नहीं दिया था कि यहाँ पर क्या, तो संबंधित नहीं है बताना है, ना कि है। ठीक है, यानी कि इनमें से कोई एक नाम ऐसा है जिसका स्वराज पार्टी से कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब 3 लोगों का स्वराज पार्टी से संबंध है। ठीक है, चलो ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ये तो आपने देखा था, इनका संबंध तो था ही। दूसरा सीआर दास, ये भी इससे संबंधित थे। एनसी केलकर, इनका भी संबंध था। राजेंद्र प्रसाद का इस स्वराज पार्टी से संबंध नहीं था। राजेंद्र प्रसाद का संबंध जो है किस आंदोलन से था? चंपारण सत्याग्रह से था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। बाकी ये तीनों नाम जो हैं वो स्वराज पार्टी से जुड़े हुए हैं। समझ में आ गया? स्वराज पार्टी से जुड़े हुए हैं। एनसी केलकर का भी नाम इनसे जुड़ा है, क्योंकि ये आपने अभी सुना नहीं था, इसलिए आपको हम बता दें कि एनसी केलकर भी स्वराज पार्टी से संबंधित हैं। समझ में आ रहा है अभी सबको? क्लियर हो रहा है? आंसर मिल गया, राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यानी कि केवल एक इसमें ऐसा है जो सही है, बाकी 3 गलत हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक जो सही है वही आपका आंसर है। एक तरफ नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित घटनाएं या दूसरे वाक्य लिखे हुए हैं। जहां पर लगे आपको कि ये युग्म सही है, वही इसका उत्तर है। चलो देख लेते हैं। पहला क्या है? विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे के सामने क्या लिखा हुआ है? द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही। ठीक है, दूसरा है सी आर दास। सी आर दास के सामने लिखा हुआ है देश बंधु। ठीक है, तीसरा है विलियम बेडनवर्ड। विलियम बेडनवर्ड के सामने क्या लिखा हुआ है? वर्ष 1907 के कांग्रेस के सभापति। और चौथा यानी कि डी है श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा के सामने लिखा हुआ है पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक। तो बताना क्या है, कौन सा एक सही है? देखो इसमें सही जो है वो क्या है? सी आर दास, क्योंकि सी आर दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता था। देश बंधु चितरंजन दास। ठीक है, सी आर दास। तो फिर हमें ये भी तो जानना है कि ये 3 गलत क्यों हैं। इनके आंसर जब जानेंगे तभी तो हमारे 3 नए प्रश्नों के आंसर तैयार होंगे ना। तो विनोबा भावे के सामने लिखा हुआ है द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही। ये इसलिए गलत है क्योंकि विनोबा भावे द्वितीय नहीं बल्कि प्रथम सत्याग्रही थे। तो फिर द्वितीय सत्याग्रही कौन था? जी हाँ, द्वितीय सत्याग्रही था जवाहरलाल नेहरू। जो सत्याग्रह था उसमें द्वितीय सत्याग्रही के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था, जबकि प्रथम सत्याग्रही कौन थे? प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। ठीक है, प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, इसलिए ये वाला जो पॉइंट है वो गलत है। ठीक है, और इसके अलावा फिर ये जो सही वाला है वो तो आप जानते ही हैं, देश बंधु यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद ये जो देखो ये विनोबा भावे के बारे में और आगे डिटेल्स हम बताएंगे जब इनका टॉपिक आएगा। ये जो विलियम बेडनवर्ड है ये क्यों गलत है? क्योंकि विलियम बेडनवर्ड जो हैं इन्होंने 1907 में नहीं बल्कि इन्होंने 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता या सभापति पद ग्रहण किया है। और वो समय क्या है? एक है 1889 1889 और दूसरा है 1910। ठीक है, तो 1889 और 1910 में बेडनवर्ड कांग्रेस के सभापति रहे, ना कि 1907 में। ये कथन यहाँ पर गलत हो गया। और चौथा यानी कि डी है श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने पेरिस में इंडिया हाउस की स्थापना नहीं की थी, बल्कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में
ब्रिटेन में, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, ना कि पेरिस में। ठीक है, तो फिर पेरिस में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, पेरिस में इंडिया हाउस की स्थापना की थी 1910 में मैडम भीकाजी कामा ने। ठीक है, मैडम भीकाजी कामा के बारे में पीछे जो सेशन पढ़े हुए हैं, लेक्चर जो प्रैक्टिस पढ़ी हुई है, उसमें काफी ज्यादा उनके बारे में बताया गया है। तो फटाफट बता दीजिए कि मैडम भीकाजी कामा ने कौन सा ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से उनको भारतीय जो इंडियन जो रेवोल्यूशन है उसका मदर कहा जाता है, द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या किया था मैडम भीकाजी कामा ने? ये मुझे कमेंट करके आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने पेरिस में नहीं बल्कि लंदन में, ब्रिटेन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। वो भी कब की थी? 1905 में। इसलिए ये कथन भी सही नहीं है। अब आपको सही आंसर मिल गया होगा और साथ साथ बाकी ऑप्शन की व्याख्या भी मिल गई होगी, जो अगले 3 प्रश्नों के उत्तर बनने वाले हैं, है ना। इस तरह से इस पैटर्न पर जब आप अभ्यास करते हैं तो आपको पूरा लाभ मिलता है इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आ गया हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का गठन किया था? ठीक है, स्वराज पार्टी ने जब चुनाव लड़ा तो स्वराज पार्टी ने 101 में से 42 सीटों पर जीत प्राप्त की। देखो, ये भारत की पहली राजनीतिक पार्टी थी जिसने चुनाव लड़ा और 101 सीटों में से 42 सीटें, 42 सीट्स इसने प्राप्त किया। केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 42 सीट्स किसको मिल गई? स्वराज पार्टी को मिल गई थी। ठीक है, और कहां कहां इनको, ये भी एक प्रश्न है आगे बन सकता है। स्वराज पार्टी को मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिला, मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिला, और बंगाल में ये सबसे बड़े दल के रूप में उभर करके आए। और बंबई और संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत क्या है? आज का जो उत्तर प्रदेश है ना, इसी को संयुक्त प्रांत कहते थे पहले। तो बंबई और संयुक्त प्रांत में भी इन्हें सफलता मिली, लेकिन मद्रास और पंजाब में इन्हें सफलता नहीं मिली। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कहां पर ये असफल रहे, तो मद्रास और पंजाब में। कारण यहाँ ये था कि मद्रास और पंजाब में सांप्रदायिकता और जातिवाद का काफी ज्यादा प्रभाव था, इसलिए वहां इनको सफलता नहीं मिली। लेकिन प्रश्न ये पूछा गया है कि स्वराज दल का समर्थन केंद्रीय असेंबली में जाने के बाद इनमें से किसने किया था? किसने किया था, ना कि ये कि नहीं किया था। ठीक है, इनमें से किसने स्वराज पार्टी का समर्थन किया केंद्रीय विधानसभा में? और केंद्रीय विधानसभा में ये कब पहुंचे? जब ये चुनाव जीत गए। तो A जिन्ना, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर होगा ऑप्शन A जिन्ना। ठीक है, तो जिन्ना ने यहां पर स्वराज पार्टी का समर्थन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वराज पार्टी ने इनका समर्थन किया था, ये आपको जानना है। केंद्रीय विधानसभा में अंदर जब ये पहुंच गए थे उसके बाद। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। और ये देखो, अगले प्रश्न से पहले एक और इंफॉर्मेशन यहाँ हमारे लिए, टीजीटी पीजीटी एलटी असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ के लिए जो रेगुलर बैच चल रहे हैं, अभी जो पीछे आपने देखा वो क्रैश कोर्स था। ठीक है, वो क्रैश कोर्स मात्र 65 डेज लेक्चर में कंप्लीट किया गया था उन बच्चों के लिए जो कि आगे एग्जाम टीजीटी पीजीटी देने वाले हैं और रिवीजन, क्विक रिवीजन करना चाहते हैं। ठीक है, और ये जो है, एक चीज आपको और बता दें, ये जो 65 डेज का पीछे जो था ना, ये 65 डेज वाला उन बच्चों के लिए भी एलिजिबल होगा जो कि यूपीपीसीएस का एग्जाम देना चाह रहे हैं, प्रीलिम्स होने वाला है अक्टूबर में, और वो इतिहास को रिवाइज करना चाहते हैं, उनके लिए भी उतना ही फायदेमंद है। और ये जो बैच है टीजीटी पीजीटी एलटी असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ का, जिसमें 2 सब्जेक्ट अभी चल रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस जिसे आप नागरिक शास्त्र कहते हैं, और ये हिस्ट्री। ठीक है, ये रेगुलर बैच है। ये रेगुलर बैच उन बच्चों के लिए है जो आगे आने वाली एग्जाम के लिए प्रॉपर वे में, डिटेल्स में, जिसको हम फाउंडेशन कह सकते हैं, उसकी तैयारी करना चाहते हैं, ये उसका बैच है। ठीक है, तो इनकी सारी इंफॉर्मेशन है, तो जिनको ये वाला बैच ज्वाइन करना है वो अलग से इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। ठीक है भाई, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष या स्पीकर कौन था? स्पीकर किसे कहते हैं, वर्तमान में स्पीकर किसे कहते हैं, कमेंट करके बताएंगे। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? ठीक है, यानी कि जो ऐसा व्यक्ति जो कि
भारतीय था और पहली बार सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बना था, उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए सर हरि सिंह गौर, ऑप्शन बी विट्ठल भाई जे पटेल, ऑप्शन सी वल्लभ भाई जे पटेल, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, तो इनमें राइट आंसर आपका हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो आप जानते ही है ना, तो उन्हीं के बड़े भाई थे विट्ठल भाई पटेल। और विट्ठल भाई पटेल, ये जो हम इससे जुड़ी हुई कहानी छोटी छोटी आपको सुना देते हैं ना, वो इसीलिए कि जब लिंक जुड़ जाता है ना, तो जैसे ही ऑप्शन आपके सामने आते हैं वो याद आ जाता है। जैसे आपको अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल याद आएंगे तो उनके भाई भी याद आ जाएंगे, क्योंकि वो ज्यादा फेमस थे। तो इसलिए ये इतिहास का एक तरीका है। आपको जो चीजें याद करनी हो, आप चाहते हैं कि आपको एकदम तुरंत आपकी मेमोरी में आ जाए, तो उसको किसी दूसरी चीज से लिंक कर दीजिए, और लिंक उससे करिए जो ज्यादा चर्चित हो। ठीक है, वो याद आ जाएगा तो ये भी याद आ जाएगा। ये एक ट्रिक है इतिहास को याद करने की, सीख लो इसको। ठीक है, तो विट्ठल भाई पटेल जो है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे, और यही वो व्यक्ति थे जो कि प्रथम भारतीय अध्यक्ष सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में चुने गए थे। ठीक है, और ये कब चुने गए थे? 1925 में। 1925 में इन्हें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था, ये बहुत ध्यान रखना। और ये जो विट्ठल भाई पटेल थे ना, ये जो है स्वराज पार्टी के सह संस्थापक भी थे। याद रखना, स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो तो सी आर दास ने की थी, लेकिन ये सह संस्थापक के रूप में उनसे जुड़े हुए थे। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? पहले क्वेश्चन को समझिए, पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो संविधान सभा की रचना भारत में होनी थी, उस संविधान सभा की रचना के लिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए, जो कि संविधान की स्थापना के संबंध में विचार विमर्श कर सके। इस संविधान सभा की स्थापना का विचार इनमें से सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1924 में, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग ने 1924 में, और ऑप्शन डी सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, राइट आंसर आप समझ गए होंगे, स्वराज पार्टी ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। स्वराज पार्टी ने 1924 में यह विचार प्रस्तुत किया और ये कहा कि जो संविधान की रचना होनी है उसके लिए संविधान सभा का गठन होना चाहिए, ये इन्होंने विचार रखा था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। इनमें से प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को देखो, अभी तक जो प्रश्न थे ना वो स्वराज पार्टी से संबंधित थे। अब प्रश्न का टॉपिक बदल गया। टॉपिक क्या आ गया? मजदूर आंदोलन। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम बता दें ताकि आपका एक बैकग्राउंड तैयार हो जाए। आप आगे जो प्रश्न पढ़ने वाले हैं उनका आपको पूरी जानकारी हो जाए। देखो भाई, ये जो थोड़ा सा यहाँ पर हिस्ट्री में जाना होगा। कौन सी हिस्ट्री? वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास में। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मार्क्स की। ठीक है, मार्क्स की। मार्क्स ने जो विचार दिए उनको क्या कहा गया? मार्क्सवाद। ठीक है, मार्क्स ने विचार क्या दिया था? देखो एक बात यहाँ जान लो, मार्क्स दुनिया का वह पहला व्यक्ति था। कहाँ का था ये जर्मनी का एक प्रसिद्ध दार्शनिक था, जर्मन फिलोसोफर था मार्क्स। तो मार्क्स दुनिया का वो पहला व्यक्ति था जिसने मजदूरों के हित में आवाज उठाई। इसकी जरूरत क्यों पड़ी मार्क्स को? क्योंकि ये वो दौर था जब पूंजीवाद के नाम पर मजदूरों का शोषण किया जाता था। क्योंकि दुनिया में सबसे पहले इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुई, धीरे धीरे यूरोप के अन्य देशों में इसका प्रचार प्रसार हुआ। और औद्योगिकरण का मतलब ही होता है ज्यादा से ज्यादा पूंजी कमाना, पूंजीवाद को बढ़ावा देना। कोई श्रम कानून तो थे नहीं, अंतरराष्ट्रीय कानून तो थे नहीं, तो पूंजीपतियों ने श्रमिकों का जम करके शोषण किया क्योंकि उनका उद्देश्य था अधिक से अधिक लाभ कमाना। धीरे धीरे तमाम यूरोपीय देशों में ये शोषण बढ़ने लगा
और जर्मन दार्शनिक के रूप में जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था, जब जर्मनी का विस्तार हो रहा था, वहां पर मार्क्स ने स्वयं अपनी आंखों से देखा किस प्रकार से इस पूंजीवादी विचारधारा के तहत मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक हो रहा है। इस बात से मार्क्स आहत हुआ और उसने समानता का सिद्धांत दिया, है ना। क्या दिया? समानता का सिद्धांत दिया। यही समानता का सिद्धांत साम्यवाद के नाम से जाना गया। इसी साम्यवाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कम्युनिज्म। क्या कहते हैं? कम्युनिज्म। अब क्योंकि इसका विचार सबसे पहले मार्क्स ने दिया था, इसलिए इसे मार्क्सवाद के नाम से जाना गया। मार्क्सवाद के नाम से इसको जाना गया। तो मार्क्स कहता क्या है? मार्क्स कहता है कि दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, संगठित। मजदूरों को संगठित होने की प्रेरणा सबसे पहले मार्क्स ने दी, क्योंकि वह कहता है कि तुम अकेले कुछ नहीं बिगाड़ सकते अपने मालिक का। संगठित होकर के अपने मालिक के सामने अपने शोषण का विरोध करो, अपने अधिकारों की मांग करो, हड़ताल करो, तालाबंदी करो। इस प्रकार से मजदूरों को प्रेरित करने, उन्हें संगठित करने का काम मार्क्स ने किया। बाद में मार्क्स को वहां से विस्थापित कर दिया गया, फिर वो लंदन चला गया। लंदन में उसने एक लाइब्रेरी में काम किया। यहीं पर इसने जो है फिर अपने विचारों को बढ़ाया। ठीक है, ये तो मार्क्स की बात हो गई। मार्क्स के इन विचारों को, साम्यवाद को सबसे पहले क्रांति के रूप में परिवर्तित किया गया 1917 की साम्यवादी क्रांति, जिसे हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं, जो कहां हुई थी? रूस में। ठीक है, रूस में हुई थी ये बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक एक पार्टी का नाम था, जैसे राजनीतिक पार्टियां होती है ना, वैसे ही बोल्शेविक पार्टी थी। और इस पार्टी का नेता था लेनिन। लेनिन रूस में एक बोल्शेविक पार्टी का नेता था, और लेनिन के नेतृत्व में वहां पर ये आंदोलन चलाया गया साम्यवादी क्रांति के लिए। ये वो दौर था जब रूस का जार अलेक्जेंडर ब्रिटेन का साथ दे रहा था। तो रूस की जनता ने लेनिन के नेतृत्व में ये आवाज उठाई कि ब्रिटेन एक पूंजीवादी और साम्राज्यवादी देश है, हम उसके लिए अपना खून नहीं बहाएंगे, अपनी जान नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने अपने राजा जार अलेक्जेंडर पर दबाव बनाया कि वे इस युद्ध से क्विट कर लें, अलग हो जाएं। जब राजा ने उसकी बात नहीं मानी तो लेनिन के नेतृत्व में उन्होंने सत्ता से बेदखल कर दिया, लोकतंत्र की स्थापना की और साम्यवादी यहाँ पर शासन की स्थापना हुई, जिसका नेता था लेनिन। तो दुनिया में सबसे पहले मार्क्स के विचारों को प्रैक्टिकलिटी में यूज किया गया, इंप्लीमेंट किया गया 1917 की साम्यवादी क्रांति में, जिसे हम रूसी क्रांति, 1917 की रूसी क्रांति भी कहते हैं। इस क्रांति में जिस प्रकार से आम आदमी, आम श्रमिक की जीत हुई थी, इससे दुनिया भर के मजदूर प्रभावित हुए, जिसमें भारत भी शामिल था। ठीक है, तो भारत के मजदूरों ने जब देखा कि हम संगठित होकर के बड़ी से बड़ी शक्ति को झुका सकते हैं, इसी से प्रेरित होकर के भारत के मजदूरों को संगठित करने का कार्य किया गया और भारत में मजदूर आंदोलन का आरंभ हो गया। तो इस प्रकार से एक तो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था कांग्रेस के नेतृत्व में ब्रिटेन के विरुद्ध, और दूसरी तरफ मजदूरों ने भी अपना आंदोलन शुरू कर दिया। अब ये प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा वो पहला नेता था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया। अब आप समझ गए होंगे कि क्या पूछ रहा है प्रश्न। ठीक है, इनमें से वो पहला व्यक्ति जिसने मजदूरों को ये कहा कि तुम कैसे संगठित होकर के अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि उस समय भारत में मजदूरों का शोषण करने वाला कौन था? ब्रिटेन ही तो था। ब्रिटेन अपनी पूंजीवादी नीतियों के तहत भारत में मजदूरों से रात दिन काम करवाते थे, उनको पूरा मेहनताना नहीं देते थे, और भी बहुत सारा शोषण होता था। तो वो नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए वीपी वाडिया, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी एन.एम. लोखंडे एंड ऑप्शन डी एन.जी. रंगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। और देखो अभी हम बताएंगे इस प्रश्न में कैसे एक और प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है, जिससे कि आप ये समझ पाओ कि वास्तव में ये क्या पूछा जा रहा है, कैसे छोटी छोटी चीजों से प्रश्न आप सबके सही और गलत होते। पहले हम आंसर बता दें, फिर उस पर फोकस करेंगे। देखो एन.एम. लोखंडे इसका सही आंसर है। ठीक है, एन.एम. लोखंडे वह पहले भारतीय नेता थे जिन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था। लेकिन ये जो वीपी वाडिया है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वीपी वाडिया, वीपी वाडिया वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के पहले मजदूर संगठन की स्थापना की थी। देखो कितना सिमिलर है, लेकिन आंसर अलग अलग है दोनों का। ठीक है, तो एन.एम. लोखंडे वह पहले नेता थे जिन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया, और वीपी वाडिया वह पहले व्यक्ति थे या नेता थे जिन्होंने भारत में पहला मजदूर संगठन बनाया, जिसका नाम था मद्रास लेबर यूनियन। क्या नाम था? मद्रास लेबर यूनियन के नाम से वीपी वाडिया ने
पहला मजदूर संगठन बनाया? लेकिन इस प्रश्न का उत्तर होगा एनएम लोखंडे। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में औपनिवेशिक काल में व्हीटली आयोग का उद्देश्य क्या था? देखो, जब मजदूर आंदोलन बढ़ने लगे ना, ब्रिटेन का विरोध बढ़ने लगा, मजदूर बार बार विरोध करने लगे, हड़ताल करने लगे, है ना। तो इस हड़ताल से, इस विरोध से जब कारखानों में, फैक्ट्रियों में उत्पादन कार्य प्रभावित हुआ, तो अब ब्रिटेन इस बात को समझ चुका था कि अब मजदूरों को बलपूर्वक नहीं दबाया जा सकता। तो उसने उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक आयोग का गठन किया, जिसका नाम था व्हीटली आयोग। क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है व्हीटली आयोग का गठन किस उद्देश्य के लिए, पूछा ही गया है यहाँ पर, किस उद्देश्य के लिए किया गया। तो व्हीटली आयोग का संबंध हमने आपको थोड़ी सी ट्रिक दे दिया है, बाकी ऑप्शन जब बताएंगे तो बताएंगे, ठीक है। तो व्हीटली आयोग के संबंध में और ज्यादा जानने के लिए इनके ऑप्शन पर चलते हैं। क्या उद्देश्य था व्हीटली आयोग का भारत में? ठीक है, ऑप्शन ए, राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की क्षमता का पुनरीक्षण करना। ऑप्शन बी, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन मतलब रिपोर्टिंग, सिफारिशें प्रस्तुत करना। ऑप्शन सी, भारत में वित्तीय सुधारों के लिए आयोजन तैयार करना। एंड ऑप्शन डी, भारत में प्रशासनिक सेवाओं के लिए विस्तृत पद्धति को विकसित करना। आप समझ ही गए होंगे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर रिपोर्टिंग करके सिफारिश प्रस्तुत करना, क्योंकि ब्रिटिश सरकार परेशान हो गई थी मजदूरों के विरोध से, उसके उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था, दूसरी तरफ राष्ट्रीय आंदोलन भी था। तो वो चाहता था कि इसका कोई समाधान निकाला जाए, इसीलिए इन्होंने क्या किया, इसीलिए इन्होंने व्हीटली आयोग का गठन कर दिया था। ठीक है, व्हीटली आयोग का जो गठन है वो कब हुआ था? इरविन के कार्यकाल में। एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, व्हीटली आयोग का गठन किसके समय में हुआ था? इरविन के समय में। लॉर्ड इरविन जो है, इसके समय में, इरविन का नाम आगे आएगा, इरविन के समय में हुआ था, और समय था 1929। नोट कर लीजिए इसको, 1929 में इरविन के कार्यकाल में व्हीटली आयोग का गठन किया गया था। और इस आयोग के अध्यक्ष थे हेनरी व्हीटली, इसीलिए इसे व्हीटली आयोग कहा गया। इस व्हीटली आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1931 में प्रस्तुत की। ठीक है, 1931 में इस व्हीटली आयोग ने अपनी रिपोर्टिंग की, और इसकी रिपोर्टिंग से भी एक प्रश्न आगे बनेगा, वहां बताएंगे कि इसने क्या सुझाव दिया सरकार को। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर आपको मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में वर्ष 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की। देखो आ गया ना प्रश्न, अभी जो पीछे व्याख्या की उससे एक नया प्रश्न यहाँ तैयार हो गया। तो आंसर आप बता चुके होंगे, जान चुके होंगे, फटाफट आंसर कर दीजिए। भारत में वर्ष 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? अब देखो यहाँ पर मजदूर संघ का नाम नहीं दिया गया, हमने आपको नाम भी बता दिया था, हो सकता है इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लिया जाए। फिलहाल यहाँ पर आपको उनका नाम बताना है जिन्होंने इस संघ की स्थापना की थी। ऑप्शन ए, एनएम जोशी। ऑप्शन बी, वीपी वाडिया। ऑप्शन सी, वीवी गिरी। एंड ऑप्शन डी, एसए डांगे। जी हाँ, आंसर पता चल गया आपको, ऑप्शन बी, वीपी वाडिया ने। और जल्दी से बता दीजिए उस संघ का नाम क्या था? तो उस संघ का नाम था मद्रास लेबर यूनियन। ठीक है, 1918 में मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की किसने? वीपी वाडिया ने, जो भारत का प्रथम मजदूर संघ था। ठीक है, भारत का प्रथम मजदूर संघ था जिसकी स्थापना इन्होंने की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के वर्ष 1920 में बंबई में होने वाले प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑल इंडिया, जैसे ऑल इंडिया को अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो ये क्या नाम से जाना जाता है? ये AIT, ठीक है, यू यहाँ पर, और उसके बाद सी, तो ये क्या हो गया? एटक। एटक के नाम से आपने पढ़ा होगा, इसको ऐसे भी हिंदी में एटक लिखा रहता है, तो हो सकता है अगली बार इस तरह से आ जाए, एटक। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के वर्ष 1920 में बंबई में होने वाले प्रथम अधिवेशन। देखो एक प्रश्न का उत्तर तो आपको क्वेश्चन ही दे रहा है, कौन सा? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? क्वेश्चन में मिल गया ना, 1920 में। अब इसमें पूछा क्या गया है कि इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये आपको बताना है। एटक के बारे में और आगे हम जानकारी देंगे आपको, तो आपको फिलहाल ये बताना है कि इनमें से वो कौन है जिन्होंने एटक की 1920 में होने वाली पहली अध्यक्षता की थी। और ये कहाँ हुआ था अधिवेशन? बंबई में हुआ था। ये भी आपको क्वेश्चन से ही पता चल गया। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ऑप्शन ए,
फिरोज मेहता ने, ऑप्शन बी बीबी गिरी ने, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय ने, एंड ऑप्शन डी एन.एम. जोशी ने। बहुत फेमस क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, और इसका राइट आंसर होगा सी लाला लाजपत राय ने। और लाला लाजपत राय ने ना इसकी अध्यक्षता के समय एक बड़ा ही ऐतिहासिक वक्तव्य बोला था, जहां से कई बार प्रश्न बन चुका है, वो जरूर जानना है आपको। क्या कहा था लाला लाजपत राय ने? देखो, ये जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो संगठन जो हुआ था, यहाँ अधिवेशन हुआ था 1920 में, इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, और इसके उपाध्यक्ष जो थे वो थे जोसेफ वेपिस्टा, और इसके जो महासचिव थे वे थे चमनलाल बजाज। ठीक है। और इसी अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने कहा था कि साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद के दो जुड़वा संतानें हैं। जरूर सुना होगा आपने, इतिहास के स्टूडेंट हैं, बहुत फेमस है ये वक्तव्य। क्या कहा था लाला लाजपत राय ने? यहाँ पर पूंजीवाद की आलोचना की और कहा कि अगर पूंजीवाद होगा तो साम्राज्यवाद भी होगा और साथ साथ सैन्यवाद भी होगा। क्यों ऐसा कहा उन्होंने? क्योंकि वो कहते हैं कि साम्यवाद और पूंजीवाद जो है ये दोनों क्या है, सॉरी, साम्यवाद और सैन्यवाद दोनों क्या है? पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं। ठीक है। ऐसा आप देखो, इसकी तुलना वर्तमान में भी कर सकते हैं, ब्रिटिश काल में भी कर सकते हो, औपनिवेशिक काल में, कि पूंजीवाद का उद्देश्य होता है ज्यादा से ज्यादा पूंजी कमाना, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। इसके लिए ये पूंजीवादी सोच क्या करती है, उनके बाद पहले उनके बाजारों को कैप्चर करती है, फिर बाजारों के साथ साथ उनके कच्चे माल के स्रोत खेतों को कैप्चर करती है, फिर इसके लिए वहां के लोगों को कैप्चर करती है, फिर वहां की सरकार, वहां के शासन, वहां के प्रशासन, तभी तो औपनिवेशिकता आती है ना। तो इसके लिए फिर वो अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं, और साम्राज्य का विस्तार करेंगे तो साम्राज्यवाद आएगा। जाहिर सी बात है, जब वो पूंजीवाद के उद्देश्य की पूर्ति के लिए साम्राज्यवाद का विस्तार करेंगे, साम्राज्य का विस्तार करेंगे, तो उनका विरोध भी होगा, और उस विरोध के लिए उन्हें, उस विरोध को दबाने के लिए उन्हें एक मजबूत सेना चाहिए, तो सैन्यवाद भी होगा। इसका मतलब है कि पूंजीवाद अगर है तो साम्राज्यवाद और सैन्यवाद स्वतः ही होंगे। आप वर्तमान में इसकी तुलना चीन से कर सकते हैं। चीन ने अपने पूंजीवादी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही अपना साम्राज्यवाद और सैन्यवाद बढ़ाया है। देखो, आप अगर थोड़ा सा जनरल नॉलेज जानते होंगे तो आप देखते होंगे कि चीन की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे हम BRI के नाम से जानते हैं। ठीक है, BRI के नाम से जानते हैं। क्या है BRI? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे पहले ओबोर के नाम से भी जाना जाता था। ओबोर के नाम से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट का टॉपिक है, वन बेल्ट वन रोड। इसके थ्रू आपके इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। इस ओबोर या BRI प्रोजेक्ट के थ्रू चाइना क्या कर रहा है? पुराना जो सिल्क मार्ग है, रेशम मार्ग जिसे कहते हैं, इतिहास के बच्चे जानते हैं, रेशम मार्ग का प्रयोग कुषाणों ने किया था। और रेशम मार्ग इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वह रास्ता था जहां से बड़ी मात्रा में रेशम का निर्यात होता था या रेशम का व्यापार होता था, जिसे रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहा जाता है। कुषाणों ने जिस रेशम मार्ग का प्रयोग किया था वो स्थल मार्ग से था। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप से होते हुए चीन को यूरोप से जोड़ने वाला ये रास्ता था। तो कुषाण क्या करते थे? चीन से रेशम खरीद करके यूरोप को बेच करके बड़ा लाभ कमाते थे। इसीलिए कुषाण काल में बहुत ज्यादा सोना आया भारत में, और बहुत ही प्योर सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए यहाँ पर। यहाँ पर जो दूसरा रास्ता था व्यापार का, रेशम का, वो समुद्री, जब समुद्री मार्गों की खोज हो गई ना, तो बाद में फिर रेशम का व्यापार समुद्री मार्ग से भी होने लगा। तो चीन कहता है कि जिन जिन रास्तों से रेशम का व्यापार होता था वे दोनों मार्ग चीन से जुड़े हुए थे, क्योंकि चीन रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है शुरुआत से ही। चीन कहता है हम इन दोनों रास्तों की पुनर्स्थापना करेंगे और फिर से चीन को दुनिया भर के बाजारों से जोड़ेंगे, लेकिन इस बार इन बाजारों पर, इन मार्गों पर नियंत्रण किसका होगा? चीन का। इसीलिए उसने वन बेल्ट वन रोड नाम, देखो, वन बेल्ट वन रोड, ये नाम इसको दिया। ठीक है, 2013 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया था चीन ने। अब ये क्या है? एक तरह से साम्राज्यवादी तो है, क्योंकि इसी के तहत चीन तमाम देशों में अपने बंदरगाह बना रहा है, चाहे वो श्रीलंका में हम्बन टोटा हो, चाहे वो ग्वादर बंदरगाह, भी सी पैक का मैटर आया था ना जब पाकिस्तान के साथ हमारा टेंशन हुआ था, तो वहां ग्वादर बंदरगाह बना रहा है वो। तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं? ये सारी चीजें हमारे लिए थोड़ा सा, ये क्या हो गया देखें जरा, हाँ ठीक हो गया। ये सारी चीजें जो हैं ये दुनिया भर में खतरा पैदा कर रही हैं, क्योंकि
चीन का उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना, दुनिया भर के बाजारों से अपने आप को जोड़ना ताकि वह बाजारों को लाभ उठा सके। इसीलिए वह कमजोर देशों को अपने नियंत्रण में लेकर के कभी धन बल से, कभी बाहुबल से, कभी सैन्य बल से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। और जब कोई उसको रोकने का प्रयास करता है तो वो आंखें दिखाता है एक मजबूत सेना के रूप में, अपनी सेना का बल। तो बिल्कुल लाला लाजपत राय ने जो बात उस समय कही थी वो आज भी पूरी तरह से सटीक है। यह ऐतिहासिक वक्तव्य इसी प्रथम अधिवेशन में 1920 में बंबई में दिया था कि लाला लाजपत राय ने क्या कहा था कि साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद की दो जुड़वा संतानें हैं। कितना सटीक बैठता है आज भी। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की अध्यक्षता किसने की थी? वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, वही एटक, एटक की अध्यक्षता 1920 में जो पूछी गई थी वो पीछे आपने जान लिया है। अब यहाँ पूछ रहा है कि 1929 में जो नागपुर में संपन्न हुआ था इसका अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 के द्वारा। ठीक है, तो इस आंदोलन इस की जो अध्यक्षता है उसमें चार नाम आपके सामने हैं। ए जवाहरलाल नेहरू, बी आचार्य नरेंद्र देव, सी सुभाष चंद्र बोस और डी यूसुफ मेहर अली। तो ये जो समय है बेहद कीमती है। कीमती क्यों कहा हमने? क्योंकि यही वो समय है जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वार्षिक, उसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी। और इसी वर्ष होने वाले नागपुर के एटक अधिवेशन की अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी। और यही वो वर्ष था, यही वो अधिवेशन था कांग्रेस का जिसमें पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था, झंडा फहराया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट इसलिए मैंने कहा। तो जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो गया। और जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। साथ ही साथ यहाँ पर 1900 जो है इसी अधिवेशन में ही एटक में मतभेद हुए, विभाजन हो गया था। ठीक है, ये और एक फैक्ट है। चलो आगे। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए, देखो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, ये कम्युनिस्ट पार्टी, एक शब्द आता है सर्वहारा। सर्वहारा शब्द जो है किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? सर्वहारा शब्द इस्तेमाल किया जाता है मजदूर वर्ग के लिए। तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये मजदूरों के हितों की बात किया करती थी, सर्वहारा वर्ग के हितों से जुड़ी हुई थी भारतीय। क्योंकि कम्युनिस्ट का हिंदी मतलब मैंने बताया था साम्यवाद, इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय साम्यवादी पार्टी और इंग्लिश में कहते हैं भाकपा या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट का शब्द का मतलब ही होता है साम्यवाद। ठीक है, साम्यवादी पार्टी। तो 1920 में, अक्टूबर 1920 में साम्यवादी पार्टी की स्थापना के लिए, याद रखना स्थापना 1920 में नहीं हुई है, स्थापना के लिए ताशकंद में एक सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, इस सभा में भारतीयों के दल का नेतृत्व किसने किया था, ये प्रश्न। ये ताशकंद कहां पर था? ताशकंद जो है उसी, देखो जब रूसी क्रांति हुई ना 1917 में, तो 1917 की रूस की क्रांति के बाद ही सोवियत संघ का गठन हो गया था। सोवियत संघ जिसे यूएसएसआर के नाम से जाना गया, सोवियत संघ के अंतर्गत ताशकंद आता था। और इसी समय ताशकंद में एक बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ है भारत पाकिस्तान से संबंधित, बताना उसके बारे में, कौन थे भारतीय प्रधानमंत्री उस समय और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे ताशकंद सम्मेलन, ताशकंद समझौते में। तो ताशकंद में ये जो एक तरह से सम्मेलन हुआ था जिसका उद्देश्य था कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जाए, यह सम्मेलन हुआ था 1920 में। आपको बताना है कि इसमें जो भारतीय दल के मुखिया थे, हेड थे, वो कौन थे। ठीक है, ए एच के सरकार, बी पी सी जोशी, सी एम सी छागला और डी एम एन रॉय। ये आपको बताना है कि इसमें कौन थे जिन्होंने इनकी अध्यक्षता की थी, मुखियागिरी की थी। तो इसमें आप कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जुड़े हुए हैं एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय इनका पूरा नाम था। एम एन रॉय जो है, इन्होंने ही फिर बाद में मोहम्मद शफीक के साथ मिलकर के, मोहम्मद अली के साथ मिलकर के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी की थी 1921 में। याद रखना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी, जबकि उस पार्टी की स्थापना के लिए जो सम्मेलन हुआ था वो 1920 में हुआ था। और इस सम्मेलन का मुखिया एम एन रॉय थे और इस पार्टी की स्थापना भी बाद में एम एन रॉय ने ही की है। क्वेश्चन नंबर 15, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध लगाया गया था? ठीक है, अंग्रेज सरकार ने किस आंदोलन के विरुद्ध कानपुर षड्यंत्र नाम से मुकदमा चलाया था? ए खिलाफत आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी साम्यवादी आंदोलन, डी क्रांतिकारी आंदोलन। तो राइट आंसर होगा सी
साम्यवादी आंदोलन, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार काफी ज्यादा, अब देखो आंदोलन कितने भागों में बट गया था। एक तो कांग्रेस पार्टी अपना आंदोलन अलग ही चला रही थी, दूसरा साम्यवादी आंदोलन चल रहा था मजदूरों के हित के लिए, तीसरा क्रांतिकारियों का आंदोलन चल रहा था। क्रांतिकारी अंग्रेजों से आजादी प्राप्त करना चाहते थे लेकिन हिंसक तरीके से, कांग्रेस भी आजादी प्राप्त करना चाहती थी लेकिन अहिंसक तरीके से, साम्यवादी आंदोलन मजदूरों के हित की बात कर रहे थे। तो चौतरफा प्रहार हो रहा था अंग्रेजों पर और वो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। तो उन्होंने साम्यवादी आंदोलन को दबाने के लिए साम्यवादी आंदोलन के नेताओं की आवाज को बंद, क्योंकि इस समय तक, ये जो समय है ना, इस समय तक मजदूर आंदोलन पूरे विश्व में फैल चुका था, क्योंकि साम्यवादी रूस की साम्यवादी क्रांति की सफलता ने दुनिया भर के मजदूरों को इतनी हिम्मत दे दी थी कि अब वे अपने मालिक के खिलाफ बोलने लगे थे, अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने लगे थे। तो ब्रिटेन को सबसे पहले साम्यवादी आंदोलन को दबाने की जरूरत थी, क्योंकि वे जानते थे कि अगर ये साम्यवादी आंदोलन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया तो अंग्रेजों के लिए भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो भारत के साम्यवादी आंदोलन को दबाने के लिए इन्होंने साम्यवादी नेताओं पर कानपुर षड्यंत्र के नाम से मुकदमा चलाया था, ठीक है। और इसी के तहत इन्होंने क्या किया, तमाम बड़े बड़े नेताओं को बंदी बना लिया, उन पर आरोप लगाया कि ये हिंसक तरीके का प्रयोग करते हैं और ये प्रतिबंधित हैं, और उन पर ये मुकदमा चला करके उन्हें जेल में डाल दिया गया, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट निम्न में से किसका उपबंध करता है, ठीक है। व्यापार से संबंधित कोई भी डिस्प्यूट होगा उसका समाधान करने के लिए ये अधिनियम या एक्ट बनाया गया। इसमें कौन सा प्रावधान था ये आपको बताना है। ए, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, बिल्कुल नहीं, कभी भी अंग्रेजों ने ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया कि उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों को हिस्सेदारी दी गई हो, कामगार मतलब मजदूर। दूसरा, औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति, ये भी नहीं था। तीसरा, व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप, बिल्कुल नहीं। डी है, अधिकरण या ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, अर्ध न्यायिक संस्थाएं होती हैं जो कि इस तरह के मामलों का क्विक निपटारा करती हैं। तो ट्रिब्यूनल्स या अधिकरणों की प्रणाली एवं हड़ताल पर रोक, जी हाँ, यही है हमारा राइट आंसर। और मजदूरों की सबसे बड़ी ताकत जो होती है वो हड़ताल होती है, इसको बंद करा दिया, इसको रोक लगा दी और ये कहा कि अगर कोई भी मजदूर हड़ताल करता हुआ पाया गया तो इसके खिलाफ इस अधिनियम के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। ये एक तरह से मजदूरों का मुंह बंद करने वाला प्रावधान था। और इसमें कहा कि अगर हड़ताल करता हुआ पाया गया तो उस पर उसको सजा भी होगी और उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, कथन कारण का प्रश्न है। कथन है 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक भागीदारी कम थी। क्वेश्चन को समझिए, कथन क्या कह रहा है कि 1930 का जो दशक था उस दशक में, 1930 का दशक कब से कब तक रहा, 1920 से 30 के बीच के 10 वर्षों को 30 का दशक कहेंगे, ठीक है। इसमें जो भारत का राष्ट्रवादी आंदोलन था उसमें श्रमिकों ने ज्यादा भागीदारी नहीं की, ऐसा इसमें कहा गया है। कारण है, श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को श्रमिक और प्रतिक्रियावादी समझते थे, बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी करते हैं। कारण कथन की व्याख्या भी करता है, कैसे करता है बताते हैं आपको। देखो, ये जो 1930 के दशक के आरंभिक चरण थे, आरंभिक वर्ष थे, वास्तव में जो राष्ट्रवादी आंदोलन था इसमें श्रमिकों ने भागीदारी कम की, क्योंकि श्रमिकों को ऐसा लगता था, श्रमिक नेताओं को ऐसा लगता था कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस की जो नीतियां हैं राष्ट्रीय आंदोलन की, वे जो है श्रमिकों से ज्यादा देश की आजादी पर ज्यादा फोकस करती हैं, श्रमिकों के हितों पर उनका ज्यादा ध्यान नहीं है। इसीलिए श्रमिक नेता भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से पूरी तरह से जुड़ नहीं पाए। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था। ये जो ट्रेड यूनियन है, मजदूर आंदोलन है, इसमें क्रांतिकारी गतिविधियां शामिल हुई, वो समय कौन सा था, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 ये आपसे पूछ रहा है, तो चलो देख लेते हैं कौन सा था। इसमें है आपका ए, वर्ष 1939 से 1945। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1926 से 1939। सी, वर्ष 1918 से 1926 एंड ऑप्शन डी,
वर्ष 1914 से 1918। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1926 से 1939 का जो समय था, ये समय ट्रेड यूनियन आंदोलन में क्रांतिकारी चरण माना जाता है, जब ट्रेड यूनियन आंदोलन अपने चरम पर था। उसके बाद फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और मजदूर आंदोलन भटक गया, या दूसरे मुद्दे पर बात आगे बढ़ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? 1940 में डेमोक्रेटिक रेडिकल डेमोक्रेटिक, रेडिकल मतलब अतिवादी, है ना, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए इंद्रसेन ने, ऑप्शन बी एम.एन. रॉय ने, ऑप्शन डी सोमेंद्र नाथ टैगोर ने, एंड ऑप्शन डी शचीन्द्र नाथ सान्याल ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, वही मानवेंद्र नाथ रॉय जिन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1921 में। उन्होंने ही 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी। रेडिकल शब्द से ही आप समझ गए होंगे कि ये काफी ज्यादा अतिवादी थे, और लेकिन इन्होंने जो है वास्तव में इस रेडिकल पार्टी की स्थापना जो जिस उद्देश्य से की थी, वो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों का साथ देने के उद्देश्य से की थी एम.एन. रॉय ने। लास्ट क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिस का, क्वेश्चन नंबर 20, सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल या पार्टी का नाम क्या था? सोमेंद्र नाथ टैगोर ने इनमें से किस पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन ए भारतीय बोल्शेविक दल, बी क्रांतिकारी साम्यवादी दल, सी बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल, और डी अतिवादी लोकतांत्रिक दल। सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा किया गया था, और ये पार्टी गठित की गई थी 1942 में। 1942 में क्या हो रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विक इंडिया मूवमेंट चल रहा था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने चरम पर था, अंग्रेजों को जबरदस्त चुनौती दी जा रही थी, और इसी समय सोमेंद्र नाथ टैगोर ने इस पार्टी की स्थापना की। तो जाहिर सी बात है कि इस पार्टी का उद्देश्य था कि भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया जाए, और एक तरह से रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्रांतिकारी साम्यवादी दल ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन करके पहली बार ऐसा हुआ कि भारत का राष्ट्रवादी आंदोलन और भारत का मजदूर आंदोलन एक साथ हो गया। निश्चित तौर पर भारत की आजादी दिलाने में वैसे तो सभी आंदोलन का योगदान था, लेकिन जो अंतिम प्रहार था वो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन ने किया था। आगे इनकी बात आएगी तो और ज्यादा बताएंगे। ये थे हमारे आज के प्रैक्टिस सेट, और अब इसको कंटिन्यू किया जा रहा है क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहा है। तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, बढ़िया बढ़िया कमेंट करके बताइए कि आपको इससे कितना फायदा हो रहा है। और बीच में जो ब्रेक हो गया था, अब ब्रेक नहीं होगा, हम प्रयास करेंगे, लेकिन आपको अब जरूरत है इसका अध्ययन करने की, और पीछे जो पड़े हुए हैं प्रैक्टिस सेट उनका भी फिर से रिवीजन कर लें। ठीक है।